हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन। आई एम निशांत एंड इस सेशन के अंदर हम बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है एंड ये कहाँ से आता है, इसकी क्या ज़रूरतें हैं और इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो ये मेरे नोट्स हैं। वैसे मैं आपको कुछ चीज़ें अलग से भी बताऊँगा जो कि बुक्स में हैं, सो दैट आपकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाए। So constitutionalism, anything that ends with a lism is a philosophy or an idea। ये आपको पता ही होगा, जैसे फेमिनिज्म, कम्युनिज्म, फासिज्म, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आता कहाँ से है, ये चीज़ मैटर करने की है हमारे लिए, बिकॉज ये आता है डेमोक्रेसी एंड सबसे ऊपर जो उसके होता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। So what is constitution? Now constitution is a document of people's faith and aspirations possessing a special legal sanctity। ये ऐसा एक कोडिफाइड लॉ होता है जिसके अंदर उस कंट्री के फंडामेंटल लॉ को कोड किया जाता है। लाइक एक फंडामेंटल, एक बेस लॉ जो होता है, जो हर चीज़ को गवर्न करेगा, उसे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाता है एंड उसे जब कोडिफाई कर देते हैं राइट करके, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। हाउएवर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये रिटन एंड अनरिटन दोनों हैं। जैसे अनरिटन की बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम एंड रिटन में सबसे बढ़िया एग्जांपल है इंडिया। नाउ मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इनफ, ये एक लाइन है जो कि शायद रिपीट हो सकती है किसी क्वेश्चन में लॉ ऑप्शनल के, बिकॉज इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इनफ, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है नेशन की, कोडिफाइंग द रूल ऑफ लॉ। बट वॉट मैटर इज द फिलोसफी, द प्रिंसिपल, वैल्यूज, कस्टम्स, एवरीथिंग बिहाइंड इट, राइट। तो स्पेशल लीगल सैंक्टिटी इसको एक लीगल प्लेस कब मिलता है, जब इसको लोग माने, राइट। सो डॉक्यूमेंट विद स्पेशल लीगल सैंक्टिटी डिफाइंस पावर, एक्सटेंट ऑफ पावर एंड फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये पहली बात तो उनकी पावर्स को डिफाइन करता है कि तुम्हारे पास कौन सी पावर्स हैं। सेकंड, ये बताता है कि वो पावर्स, उन पावर्स का क्या एक्सटेंट है, वो कहाँ तक जा सकती हैं। सेकंड, थर्ड थिंग कि वो बताता है कि किस फ्रेमवर्क में ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स काम करेंगी और किस तरीके से पावर को एक्सरसाइज करेंगी। और ये कोर है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, राइट। सो गवर्नमेंट, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द within the states and declare the principle by which those organs such as executive, legislature and judiciary must operate। सो कॉन्स्टिट्यूशन समझने के बाद हम आते हैं इसकी फ़िलॉसफी पे, जो कि एक सिंपल सी चीज़ है। वो है कि एक पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है, राइट, इन विच फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग देयर बाय द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक ट्रस्ट, बिलीफ, फेथ उस नॉलेज में कि जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है ना, वो मिसयूज ना हो, राइट। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट फेवर्स द रूल ऑफ लॉ ओवर द रूल ऑफ मैन, राइट। कि कोई डिस्पोटिक ना हो जाए, कोई अपनी पावर्स को मिसयूज ना करने लगे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ना हो और ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो तब गवर्नमेंट बहुत अच्छी होती है। और कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं हिस्टोरिकली जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन था पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। ठीक है, अभी भी हैं, जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ तो नाज़ी जर्मनी। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के सिंपल 2 या 3 पॉइंट्स क्या हैं, अगर आप इसको कभी डिफाइन करना चाहो अपने आंसर राइटिंग में, तो वो है फंक्शंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नेंस टू बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंक्शंस हैं स्टेट या गवर्नेंस के और उसके ऑर्गन्स के, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलें, राइट। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके फ्रेमवर्क में उनका ट्रस्ट हो और लोगों का उस कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ एक ट्रस्ट हो, that the powers that the constitution provides these organs will not be misused। So
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एक्चुअली समथिंग दैट फेवर्स चेक एंड बैलेंस ऑन पावर्स. सो अगर आप, और ऑब्वियसली बिकॉज हम एक फ़िलासफ़ी की बात कर रहे हैं तो हमें ये 2 या 3 फिलोसोफर्स या थिंकर्स के वर्डिंग्स तो लिखनी है. तो आप वैसे तो मैंने यहाँ पर छोटे में लिखा है, तो आप इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देना. इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग अ लाइन. सो मोंटेस्क्यू क्या कहते हैं, और ये तो आई गेस पॉलिटी में GS2 में भी बहुत आता है. सो मोंटेस्क्यू इन हिज बुक हैज़ टॉक्ड अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स, राइट. एंड A.V. डाइसी जो है वो बात करता है रूल ऑफ लॉ की, जो आर्टिकल 14 में आता है. नाउ केनेथ डेविस, जिसका शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, वो बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अबाउट 3 थिंग्स. इट कन्फाइंस स्ट्रक्चर्स, गिव्स अ स्ट्रक्चर एंड चेक्स द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. देन उसके बाद हम आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किन किन प्रकारों का होता है, किन किन टाइप्स का होता है. सो इंडिया इज़ अ गुड ब्लेंड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. अब नेगेटिव को नेगेटिव सेंस में मत लेना. नेगेटिव का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ. सो एक ओवरव्यू दूँ तो पॉजिटिव constitutionalism more like positive benefits such as national security, national prosperity, equal opportunity and stuff like that. Anything that is taken into a more positive way, right? And it also refers to social reforms, collective good, exercise of powers towards socially desirable ends, ठीक है ना. एंड डेमोक्रेसी का एक अच्छा फॉर्म. नाउ नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो होता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग पॉपुलर प्रेफरेंस देखता है. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है ना वो रिजिड है. हमें सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स में ढालना है. रादर सोसाइटी की एवोल्यूशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके एंड इवॉल्व नहीं होना. नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की बात करता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है और हमें उसके रिजिडिटी के अंदर जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन पॉपुलर प्रेफरेंसेस के अंदर करनी है, राइट. सो नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एज एन एग्जेम्पशन देखता है फ्रॉम गवर्नमेंटल पावर, राइट. एंड इट एम्फेसाइजेस प्राइवेट राइट्स ओवर पब्लिक पर्पसेस, ठीक है. ऐसे ही अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट मोर ऑफ सोसाइटी एंड लेस ऑफ प्राइवेट, ठीक है. एंड ऐसे ही नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन्फर्स द आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से ही आप लिमिटेड हैं. एंड मोर ऑफ अ वेस्ट कॉन्सेप्ट है दैट टू मच लिमिटेशंस एंड प्रिटी रिजिड फ्रेमवर्क. एंड जो पावर्स की आपकी डिवीजन है एंड प्रिटी रिजिड, दैट इज मोर सीन इन US, कि भाई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बहुत रिजिड पावर डिवीजन है. However, in India we have a pretty good blend. Rigidity है जहाँ होनी चाहिए बट ओवरलैपिंग फीचर्स भी हैं, राइट. सो ये पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स है. स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना. कि नेगेटिव सेट ऑफ रूल्स है, लेस स्कोप ऑफ एवोल्यूशन है, सीक्स टू चेंज द सोसाइटी एज पर द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली, एंड रिस्ट्रेन्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. ना पॉजिटिव क्या बात करता है, पॉजिटिव बात करता है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की. स्कोप ऑफ एवोल्यूशन होता है बिकॉज सोसाइटी इवॉल्व करती है. सोशल चेंजेस की बात करता है, provides opportunity for development, as well as sees society over private rights. This sees private rights over social rights. So ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एक आइडिया को कैसे समझते हैं. नाउ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फीचर्स पूछे गए हैं, इसलिए मैंने उसके नोट्स बनाए हैं एंड आपको पता भी होने चाहिए. सो फीचर्स क्या हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, राइट. सो इसके अंदर आपको क्या क्या लर्न करना है. आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमारे हैं, तो उसके अंदर हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि वो फीचर्स क्या हैं. तो सबसे पहली बात तो है लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट. लाइक कैसे, पहली बात तो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड है तीनों की, कि स्पेशल लीव पिटिशन कहाँ है, सर्टेन केसेस के अंदर पार्डनिंग कहाँ होगी, आर्टिकल 72 है,
एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर है आर्टिकल 73 के अंदर। ऐसे ही जो प्रोसीजर है कि वो पावर कैसे एक्सरसाइज होगी वो भी बताया हुआ है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है तो आर्टिकल 61 में है। ऐसे प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट ऑफ आर्टिकल 109 में है। मनी बिल आर्टिकल 113 में है। तो प्रोसीजर एंड पावर दोनों बताई हुई है, राइट। ये पहला फीचर है। तो ये लिमिटेशन की बात करता है। तो ये किसका फीचर हो गया? ये हो गया नेगेटिव का फीचर, लिमिटेशन की बात करता है। नाउ फेवर्स चेक्स एंड बैलेंस, राइट। सो नवतेज सिंह जोहर का केस जो है ना, यहाँ पर आपको लिखना है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एडवोकेट्स अ चेक एंड बैलेंस मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इट रिक्वायर्स डिफ्यूजन ऑफ पावर नेसेसिटेटिंग डिफरेंट इंडिपेंडेंट सेंटर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। ये बात करता है चेक्स एंड बैलेंसेस की, एंड ये बात करता है डिफ्यूजन ऑफ पावर की, राइट। तो आपको अगर सिंपल सी एक लाइन लिखनी हो कि भाई फेवर्स चेक्स एंड बैलेंस, उसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर जो है ना नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूआई लिख देना, इतना भी मोर देन इनफ है। बिकॉज ये टॉपर्स की कॉपी के अंदर भी इसी तरीके से लिखा हुआ। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर इतना टाइम भी नहीं है कि आपको केस फैक्ट वगैरह बताने लगो। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। एंड ये आयर कोएलो का केस जो है बहुत अच्छा है। इसमें 9 जज की बेंच थी, जो कि बहुत ही बड़ी बेंच है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नाउ अ लीगल प्रिंसिपल विच रिक्वायर्स कंट्रोल ओवर एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू एंश्योर दैट इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अपॉन विच इट इज बेस्ड। सो इन्होंने माना कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक लीगल प्रिंसिपल है एंड वो कंट्रोल करता है गवर्नमेंटल पावर को, कि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जिस पर वो गवर्नमेंट बनी है उसी को ना डिस्ट्रॉय कर दे। सो प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ओवर एनी गवर्नमेंट आएगी जाएगी बट प्रिंसिपल वहीं रहने चाहिए। वही वाली बात हो गई। सो आयर कोएलो बहुत अच्छा केस है ये डालने के लिए। नाउ मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इनफ, राइट। इसमें अगर नॉर्मल एग्जाम्पल देना हो तो नाजी जर्मनी बहुत अच्छा है, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया का दे सकते हैं। एंड इसमें केस लगेगा आरसी पुडियाल का, देना चाहो दे सकते हो। पूरे आंसर के अंदर 10 मार्कर में एक केस देना चाहो तो भी दे सकते हो, 2 केस देना चाहो 2 दे सकते हो। इट्स ऑल अबाउट द चेरी, द केक इज एक्चुअली द मैटर। सो आपको जितनी चेरी लगानी लगा दो, जितना याद होता है ठीक है कर लो। पर केसेस मैंने मेंशन इसलिए करे हैं कि बार बार देखोगे तो लर्न भी हो जाएगा। सो आईआर कॉलेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आरसी पुडियाल के अंदर क्या होता है, right? The Supreme Court said that the mere existence of a constitution by itself does not ensure constitutionalism or a constitutional culture. It is the political maturity and traditions of the people that import meaning to a constitution, right? और ये बहुत अच्छी बात जो है ना डॉक्टर अंबेडकर ने भी कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है किस कंट्री का मैटर नहीं करता, उसके लोग उसको किस तरीके से मानते हैं, उसकी वैल्यूज़ को किस तरीके से समझते हैं और अपने आप को इवॉल्व करते हैं, ये मैटर करता है। और ये आप लिख भी सकते हो बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो बातें हुई उनके लोग ऑलवेज ऐड दीज टू योर आंसर, इट विल क्रिएट मोर मार्क्स, राइट। नाउ फिफ्थ पॉइंट है मे बी रिटन और अनरिटन। नॉर्मल सा पॉइंट है, इसमें समझाने का कुछ है नहीं। बिकॉज रिटन जो होता है वो स्पेसिफिकली बताता है कि आपकी क्या पावर्स रहेंगी, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेंगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो तो यूएस, इंडिया, पर इंडिया का एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली आप यहीं का यूपीएससी कर रहे हो भाई। एंड अनरिटन के अंदर यूके, क्योंकि हम इनके गुलाम थे लगान दिया था। क्या बात कर रहा हूँ मैं अभी। सो डिवीजन ऑफ पावर नेसेसरी होता है, ये 6 पॉइंट है कि डिवीजन ऑफ पावर इज नेसेसरी ऑब्वियसली बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन है ही क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट स्पेसिफाइंग डिवीजन ऑफ व्हाट पावर्स, ऑफ व्हाट ऑर्गन्स। सो चेन बन गई ना कि स्पेसिफाइंग क्या भाई, पावर्स ऑफ व्हाट, ऑर्गन्स क्यों भाई, गवर्नेंस के लिए, सिंपल। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव, ये पॉजिटिव का पॉइंट है ऑब्वियसली। अभी अब तक हम इतना कुछ पढ़ रहे थे, पॉजिटिव का पॉइंट है कि भाई इतना रिजिड रहोगे तो हो गया, क्यों, क्योंकि वी हैव इवॉल्व्ड, राइट।
आर्टिकल 21 का तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये जिस तरीके से एक्सपैंड किया है टाइम के साथ करा ही जा रहा है। सो हमारे जो नैरो माइंडेड लॉज थे, जैसे अपना सुसाइड का था, तो सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज किया गया। एंड काफ़ी कुछ लाइक राइट टू डिग्निटी एंड इवन पैसिव यूथनेशिया, ये सब कुछ इसी का पार्ट है। और सब कुछ जो है ना इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल में आता है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, राइट। नाउ इसके बाद हम आते हैं कन्वेंशन, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉ से नहीं बनता, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अलग भी कुछ चीज़ें होती हैं जो अनरिटन होती है, बट येस दे समहाउ हैव a role, they have an existence that is required. So कन्वेंशन होते क्या हैं, पहले तो हम यही समझ लेते हैं। तो भाई लॉ होते हैं। लॉ क्या होता है? लीगल नॉर्म्स जो होते हैं, नॉन लीगल नॉर्म्स होते हैं। लीगल नॉर्म्स जो होते हैं एनफोर्स एंड अप्लाइड, क्योंकि इसको बनाया जाता है, एनफोर्स किया जाता है और ये अप्लाइड होते हैं। नॉन लीगल नॉर्म्स होते हैं जो प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं। इंडियन केस के अंदर नॉर्म्स को आप कह सकते हो कि कन्वेंशन और यूजेजेस, ठीक है ना। देयर मे बी नथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शनिंग देम, नेवरदलेस दे एग्जिस्ट, राइट। सो एंड दे कन्वेंशन ग्रो फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस और बाय एग्रीमेंट्स इन एरियाज वेयर लॉ इज साइलेंट। तो सबसे बड़ा रोल जो होता है ना इसका होता है टू फिल द वॉइड, सिंपल एज दैट। कई बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए लॉ ना बनाना पड़े, उसका भाई एक कन्वेंशन ही उठा लो। सो इंडियन केस के अंदर क्या है, इसका एक बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट है, बट हाँ है। हम ये नहीं कह सकते, कभी ये क्वेश्चन आ जाए डू दे एग्जिस्ट, येस दे डू एग्जिस्ट। सो राम जवाई कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कन्वेंशन इन्फ्लुएंस जुडिशियल डिसीजन फ्रॉम टू सम एक्सटेंट। भाई सम एक्सटेंट कर तो रहा है ना, जुडिशियल डिसीजन को अगर किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, कर रहा है, right? So in India, though convention operate in several areas, but because of having a codified constitution, it has a very limited aspect. And for the same reason, convention की इतनी बात होती नहीं। However, बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का है, कहीं भी पढ़ लेना, हमारे तो कोडिफाइड ही नहीं है। आधे से ज़्यादा तो जो है ना हाउस ऑफ कॉमन्स से उठाए हुए हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड ब्रिटिश प्रिविलेजेस, राइट। सो वाई कन्वेंशन एग्जिस्ट, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ऑब्वियसली, इसलिए तो हम कन्वेंशन को पढ़ने आए हैं। सो दे फुलफिल द लीगल वॉइड, राइट, सिंपल। अच्छा बेस्ट पॉइंट पहले लिखा करो प्लीज़, गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन लीगल फ्रेमवर्क, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत रिजिडिटी में नहीं लेके जानी चाहिए कि भाई लॉ नहीं है तो पहले लॉ बनाओ और फिर कुछ करेंगे। सो कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम कन्वेंशन से एक यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं, उससे फॉलो कर सकते हैं। सो इवॉल्व विद टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। ऑब्वियसली भाई कन्वेंशन है तो कन्वेंशन की बात ये यहाँ इसलिए उठ रही है क्योंकि टाइम के साथ साथ फॉलो किया गया था एंड किया जा रहा है एंड कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इट बिकम्स अ कन्वेंशन। और ये बेस है किस चीज़ का? इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल लॉ का ये ही बेस है, कन्वेंशन ही बेस है। ये लॉ आया कहाँ से और सब क्यों मानने लगे? क्योंकि कन्वेंशन चल रहे थे और सब ने ना एक दे दी हामी, और उसका एक लीगल मैक्सिम होता है जो मैं आपको इंटरनेशनल लॉ में अगर कभी नोट पढ़ा है तो उसके अंदर बता दूंगा। शुड नॉट ब्रीच कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली ऐसा कन्वेंशन तो होना ही नहीं चाहिए और ना ही हो सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर दे किसी भी वे में। सो एसपी गुप्ता के अंदर ये बात हुई थी, और एसपी गुप्ता आपको पता हो तो ये फर्स्ट जज केस है, ठीक है ना, कि एनी कन्वेंशन कॉन्ट्ररी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड अगेंस्ट द बेसिक इंटेंटमेंट कैन नॉट बी एडमिटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन एंड इट्स जेनेसिस मस्ट बी प्रूव्ड विद इन इट्स प्रोविजन इटसेल्फ, राइट। ये बात कही गई थी एसपी गुप्ता के अंदर, और इतना बड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल ये लिखना, शुड बी नॉट ब्रीच कॉन्स्टिट्यूशन ब्रैकेट एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
और यहीं से जो है ना कोलिजियम की बातें स्टार्ट हुई थी। सो अब समझ जाओ कि भाई कोलिजियम खुद एक कन्वेंशन है, लीगली अनएनफोर्सेबल। भाई जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जिसका कोई लॉ नहीं है, तो एनफोर्सेबल होगी? तो ऑब्वियसली बात है, वो उसका फीचर है कि भाई लीगली एनफोर्सेबल नहीं है बट हम उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं सब। एंड मे बी बाइंडिंग, क्योंकि हमने ऊपर बात करी थी कि मे गिव, मे इन्फ्लुएंस जुडिशियल डिसीजन, तो मे बी बाइंडिंग। भाई कुछ जो कन्वेंशंस होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, इतने टाइम से चल रहे हैं कि वो सच में बाइंड कर सकते हैं, राइट। जैसे एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस है। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एन एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन एंड बोथ आर बाइंडिंग इन द फील्ड ऑफ देयर ऑपरेशन, राइट। जहाँ जहाँ वो ऑपरेट हो रहे हैं ना वहाँ वो बाइंडिंग है, पर जहाँ पर लॉ ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पर कन्वेंशन बाइंडिंग हो ही नहीं सकता। जहाँ लॉ नहीं है वहाँ तो हम कन्वेंशन मान ही सकते हैं, सिंपल एज दैट। एंड देन उसके बाद हम आते हैं कि भाई इंडिया के केस के अंदर ऐसे कौन से इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर जो है ना हम यूज़ करते हैं कन्वेंशंस को। सो बहुत बड़ी एग्जांपल जो है ना वो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ और चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये तो हमें बताया हुआ आर्टिकल 75 के अंदर कि भैया यू हैव टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड इट हैज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पर ना ये कोई गाइडेंस नहीं दी हुई कि भाई किसे चूज़ करना है। सो ये जो किसे चूज़ करने का होता है ना ये कन्वेंशन है कि किसे बनाना है, राइट। एंड मोस्टली जो कन्वेंशन के हिसाब से ये है कि भाई लीडर जो लीडर होता है जिसकी सबसे ज़्यादा जो है ना उसके पास वो होती है मेजोरिटी होती है ना, उसी में से जो सीनियर मोस्ट होता है जिसको भी मानते हैं पार्टी वाले उसी को बना देते हैं और वही कन्वेंशन है। एंड किसी और को बनाना चाहे ना प्रेसिडेंट बना सकता है पर उसको अपनी मेजोरिटी चूज़ करनी पड़ेगी, मेजोरिटी दिखानी पड़ेगी उसके अंदर। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है हंग असेंबली का कि भाई इफ़ अ पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी then it is recognized leader would be the prime minister chief minister, but where no party has the majority in legislature the role of constitutional convention comes into play। जहाँ तो मेजोरिटी है वहाँ तो हमें पता है कि भाई लीडर रिकग्नाइज लीडर को बनाना, बट जहाँ मेजोरिटी नहीं है वहाँ पर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन दिखाते हैं। और डिस्क्रिशन क्या है गवर्नर की, सॉरी इनकी जो डिस्क्रिशन जो है ना वो कन्वेंशनल प्ले होता है। सो डिसोल्यूशन ऑफ हाउस, now constitution has given power to dissolve the Lok Sabha to the president but there is no mention of procedure and circumstances कि भाई वो डिसॉल्व तो करेगा हाउस को पर किन सर्कमस्टांसिस में और किस प्रोसीजर से डिसॉल्व करेगा ये बताया हुआ कि हाँ डिसॉल्व कर सकता है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर मोस्ट CGI, ये तो सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं कहूँगा ना कन्वेंशन को यही है इंडिया के केस के अंदर कि भाई कन्वेंशन है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर मोस्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर इस कन्वेंशन को ना कुछ टाइम लाइक 1-2 बार तोड़ा गया है, ठीक है ना। सो फर्स्ट जज ये केस जो था ना SP गुप्ता का, और सेकंड जज केस जो था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड थर्ड जज केस, ठीक है ना। ये चीज़ प्रोसीजर ही बन गई, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ न्यू कन्वेंशन टू अपॉइंट द नेक्स्ट चीफ जस्टिस बाय द कोलिजियम। और जो कोलिजियम का सिस्टम है ना ये भी पूरा कन्वेंशन ही है, ठीक है ना, कि भाई जो कोलिजियम होता है वो होता है क्या, सीनियर मोस्ट जजेस का एक पार्टी होती है जो चूज़ करती है कि भाई नेक्स्ट CGI कौन बनेगा। ये कन्वेंशन है, इसका कोई लीगली कोई बेस नहीं है, एंड इसी के कारण जो है ना कंट्रोवर्सी भी है, ठीक है। एंड देन जो है ना सर्टेन सर्कमस्टांसेस डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये तो मैंने ऊपर समझा दिया। अगर पॉइंट ऐड करने के लिए लिखना हो तो लिख देना, पर एक तरीके की रिपीटेशन है। नौ अगर हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर 2014 में ऐसा कुछ पूछा गया, 12 में पूछा गया, 1989 में, इतना तो दूर जाना ही मत। अगर 14 और 12 की बात कर लेते हैं तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं हम यही देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। भाई डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। पार्ट 1 एक्सप्लेन सेड कॉन्सेप्ट बोथ इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट। पार्ट 2 बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ ये बोला है कि भैया इंडिया स्ट्रेस विद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ठीक है। इसमें बोला इन कंटेक्स्ट ऑफ। अब आपको ये बताना है कि भाई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की वैल्यू है ना और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है ये डेवलप कैसे हुई, इन दो चीज़ों के बाद इसको कनेक्ट करना है। 3 ऑब्वियसली बात है हिस्टोरिकल फैक्टर हैं, उसके बाद जो है ना हमारा कॉलोनियल हिस्ट्री है, उसके बाद जो है ना हमारी डेमोक्रेटिक एक रीजनिंग है कि भाई हम सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं,
ठीक है ना। तो काफ़ी सारे रीज़न आप इसके अंदर पुट ऑन कर सकते हो, तो बहुत पॉलिटी जैसा सीन है। एंड 3 ही तो पार्ट हैं, और ये भी ना आई गेस उस टाइम पे क्या होगा 2014 के अंदर 12.5 का होगा या 20 मार्क का होगा, मोस्ट प्रॉब्ली 20 मार्क का ही होगा ये, क्योंकि इसमें 3 पार्ट हैं, क्योंकि लास्ट के अंदर जो है ना एनालिसिस भी है। सो सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें, सो इसके अंदर ये है कि भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। ऊपर बताया मैंने कि भाई कन्वेंशन क्या होता है, बतेरे पॉइंट। आर दे रेलेवेंट, ऑब्वियसली। अच्छा, इसके रीज़न दे देना कि क्यों रेलेवेंट है, ठीक है ना। इन कंट्री लाइक इंडिया हैविंग लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बोलने वाली चीज़ है। इसमें अब देखो, इसमें 2 पार्ट है, ठीक है ना, और ये होगा 12.5 का कुछ का। तो इसमें 2 पार्ट क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन क्या है, एंड क्या ये रेलेवेंट है। रेलेवेंट है तो क्यों है, सिंपल एज दैट। और जब तुम ये बताओगे कि रेलेवेंसी है बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, ये फीचर, तो वो अपने आप ही एक्सप्लेन कर देगा कि भाई रेलेवेंट क्यों है। इसके बाद हम आते हैं कि इट हैज़ बिन इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट द ग्रोथ ऑफ कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट, यहाँ पर फोकस करना। एंड इंडिया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, दो द कॉन्स्टिट्यूशन हाईली कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट। भाई हमारे पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन है इतना हाईली कॉम्प्रहेंसिव, जिसमें हर मैटर को ना अटमोस्ट डिटेल में बताया हुआ है, तो वाई इज इट इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट ग्रोथ ऑफ कन्वेंशन। बस सिंपल सा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा है डिस्कस। इसमें अपना ना ओपिनियन बिल्ड करो, एंड डिस्कस में ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव, उल्टा लिखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डिस्कस करने हैं, ठीक है। और इन दोनों को डिस्कस करने के बाद ना अपना एक कंक्लूजन बता देना, ठीक है, वही आंसर होगा। अब क्या है भाई कि भाई इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट, फीचर्स हैं ये, फीचर्स ऑफ कन्वेंशन, ठीक है। वाई दे आर नीडेड, वही ऊपर वाला क्वेश्चन, वाई दे आर नीडेड। एंड इतना कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट है उसके बाद भी क्यों, क्योंकि कितना ही कॉम्प्रहेंसिव हो, देयर स्टिल प्लेसेस ऑफ वॉइड, ठीक है ना, देयर आर प्लेसेस ऑफ वॉइड, ठीक है ना, जो हमें फुलफिल करनी होती है कन्वेंशन से। प्लस चेंजिंग पॉलिटी लिख देना, एक बड़ा टर्म है। क्यों भाई, गवर्नमेंट चेंज होती है, जुडिशरी चेंज होती है, उसके साथ उनकी वैल्यूज़ तक चेंज होती है, तो क्या हर बार लॉ चेंज करते रहेंगे। तो जो ये होता है ना कन्वेंशन, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कुछ नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी। सो फॉर द दैट फ्लेक्सिबिलिटी ना हम कन्वेंशन को रखते हैं, वॉइड फिल करने के लिए रखते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम उन जगहों पे रखते हैं जहाँ पर लॉ नहीं है। सो ये सिंपल सी क्लास थी, वैसे तो काफ़ी लंबी हो गई, बट हाँ मैं आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग इन दिस। नोट्स ज़रूर बनाना, मेरे मत चेपना, क्योंकि ये मेरे हिसाब के काफ़ी छोटे हैं। नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे, अभी तो क्लास करवा दी, नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे नहीं समझ में आएंगे, और आगे तो बहुत अच्छी बात है भाई, फिर तो बढ़िया। सो ये बेसिक क्लास थी कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन पे। नेक्स्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन फेडरलिज्म। उसके बाद फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ओवर, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द आर्टिकल्स। सो थैंक यू सो मच, एंड शेयर हो सके तो करना, वरना इतना कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।